Good morning, friends. Myself, Dr. Nidhi Darbari in My Education Treasure. इससे पहले वीडियो में हमने इकाई योजना के अंतर्गत योजना के स्तर, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, आवश्यकता एवं मॉरिसन की इकाई योजना का अध्ययन किया था। आज हम अपने इस वीडियो में इकाई योजना के अंतर्गत इकाई योजना का महत्व तथा उपयोगिता, उसके प्रकार, सिद्धांत एवं चरणों का अध्ययन करेंगे। वर्तमान में पाठ्य योजनाओं के दोषों को दूर करने के लिए इकाई पाठ्य योजना का महत्व बढ़ गया है। आप जानना चाहेंगे कि हम इकाई योजना की क्या आवश्यकता है अथवा क्या हम इकाई योजना के बिना काम नहीं चला सकते। इसका सीधा सा उत्तर है कि इकाई योजना से शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। निम्नलिखित बिंदु इकाई योजना के लाभों को उजागर करते हैं और फलतः यह स्पष्ट करते हैं कि इकाई योजना से शिक्षक का कार्य किस प्रकार सरल और प्रभावी रीति से हो जाता है। प्रत्येक इकाई को पूर्ण करने के लिए बहुत से पाठों या प्रकरणों की योजना बनाई जाती है। प्रत्येक पाठ इकाई का ही एक भाग होता है जो कि इकाई के आगामी पाठ के विकास में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार समान प्रकृति की विषय वस्तु को एक क्रम से पढ़ाने से छात्रों को प्रत्ययों एवं संकल्पनाओं का ज्ञान आसानी से हो जाता है। मस्तिष्क की एक विशेषता होती है कि वह समान विशेषता वाले ज्ञान से पारस्परिक संबंधों एवं तथ्यों को समग्र रूप से प्राप्त करना चाहता है। विज्ञान जैसे विषयों के लिए इकाई योजना का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि विज्ञान वस्तुतः प्रत्ययों, संबंधों, संकल्पनाओं आदि का विषय है। इन्हें बिना आपस में परस्पर संबंधित किए तथा बिना निश्चित क्रम में रखे प्रभावशाली ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता। इकाई योजना का महत्व तथा उपयोगिता। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए इकाई योजना का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इकाई योजना पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं श्रेणीबद्ध योजना की उत्तम व्यवस्था है, जिसे सर्वाधिक संभव तरीके से शिक्षण क्रियाओं के विकास के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। यह पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के विविध पक्षों या संदर्भगत दक्षता पर संतुलित बल देने में सहायता करती है। यह पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का कक्षा में अधिगम के लिए ली जाने वाली दक्षताओं से सहसंबंध स्थापित करने के अवसर भी प्रदान करती है। संपूर्ण पाठ के संक्षिप्तीकरण में इकाई योजना बहुत सहायक होती है। इसमें शिक्षण पाठ्य वस्तु को आधार मानकर संबद्ध अपेक्षित योगदानों का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह शिक्षार्थियों के इकाई पार मूल्यांकन और आवश्यकतानुसार उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था और समुन्नयन उपाय करने में सहायक हो सकती है। इकाई योजना में अध्यापन वस्तु के संकलन तथा तदनुकूल शिक्षण क्रम के आयोजन को योजनाबद्ध बनाने में बड़ी सुगमता हो जाती है। भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य ज्ञान, अर्थग्रहण, कौशल, अभिव्यक्ति, अभिरुचि एवं मौलिकता का निर्धारण कर उप इकाइयों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। यह शिक्षण अधिगम के प्रति वैकल्पिक उपागमों के बारे में सोचने और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुकूल उपागम अपनाने में भी सहायक हो सकती है। इकाई पाठ्य योजना द्वारा पाठ्य योजना शीघ्र, ठीक तथा क्रमबद्ध तरीके से बनाने में सहायक होती है। इकाई योजना द्वारा छात्राध्यापकों को भी पाठ्य विषय पढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा सही शिक्षण विधियों की खोज की जा सकती है तथा उपयुक्त विधि द्वारा प्रस्तुत भी किया जा सकता है।
आगे इसके द्वारा इकाई जांच पत्र बनाने में सहायता मिलती है, जिससे छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उनका निराकरण किया जा सकता है। इकाई पाठ्य योजना द्वारा शक्ति, समय और सहायक सामग्री का अपव्यय नहीं होता है। शिक्षण अपने पाठक की पूर्ण तैयारी इकाई पाठ्य योजना के आधार पर कर सकता है, जिससे संबंधित सहायक सामग्री आदि की पूर्व से ही व्यवस्था हो जाती है। इससे शिक्षक को शिक्षण अधिगम की समग्र दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे उन्हें उपलब्ध समय एवं संसाधनों की व्यवस्था में सहायता प्राप्त हो सकती है। अंत में इकाई पाठ्य योजना में अध्यापक भी अधिक सक्रिय होता है। उसे छात्रों के समक्ष अध्ययन स्थितियां प्रस्तुत करनी होती हैं। छात्र भी अधिक क्रियाशील रहता है और उसे पढ़ाने में रुचि बनी रहती है। इकाइयों के प्रकार। इकाई प्रविधि 20वीं शताब्दी की देन है। 1920 से 1935 तक इकाइयों के अनेक रूप सामने आए। अमेरिका के 2 शिक्षा विशेषज्ञों का कैसवेल तथा कैंपवेल ने इनका विस्तृत अध्ययन किया और इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया: पाठ्यवस्तु से संबंधित इकाइयाँ और अनुभव से संबंधित इकाइयाँ। अब हम पहले पाठ विषयों से संबंधित इकाइयों को डील करेंगे। ये वे इकाइयाँ हैं जो पाठ्यवस्तु के एक रूप में एवं पूर्ण अंश को संगठित करने से बनती हैं। इस प्रकार की इकाइयों को उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया। वे इकाई जो किसी प्रकरण या अध्याय, सिद्धांतों, नियमों तथा सूत्रों पर आधारित होती हैं। इनमें सीखने की विषय वस्तु के तर्कपूर्ण संगठन का प्रतिनिधित्व किया जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसमें विषय वस्तु के संपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित किया गया हो। इसकी सहायता से विद्यार्थी ऐसे तथ्यों को सीख लेते हैं जो उसे दैनिक जीवन की समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। सबसे पहले आता है प्रकरण पर आधारित इकाइयाँ। ये वे इकाइयाँ हैं जो पाठ विषय के प्रकरणों को अलग अलग स्वीकार करने से बनती हैं अथवा प्रकरणों के योग से बनती हैं। इनमें क्रिया एवं अनुभव की अपेक्षा विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है। यह उत्तम प्रकार की इकाइयाँ नहीं मानी जाती हैं, परंतु भाषा शिक्षण में यह इकाइयाँ भी लाभप्रद होती हैं। दूसरी प्रकार है सूत्र, नियम या सिद्धांत पर आधारित इकाइयाँ। ये वे इकाइयाँ होती हैं जिनका आधार किसी शिक्षण सूत्र, नियम या सिद्धांत होता है। इनमें सबसे पहले बच्चों के सहयोग से किसी सूत्र, नियम या सिद्धांत को निकाला जाता है और फिर समस्त ज्ञान तथा प्रशिक्षण इन सूत्र, नियम तथा सिद्धांतों को केंद्र मानकर विकसित किया जाता है। व्याकरण, विज्ञान और गणित के शिक्षण में इस प्रकार की इकाइयाँ विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती हैं। पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलू तथा संस्कृति से संबंधित इकाइयाँ। प्रोफेसर मॉरिसन के अनुसार शिक्षण की इकाइयों को भौतिक और या सामाजिक पर्यावरण, सामान्य संस्कृति, कला, विज्ञान या व्यवहार किसी पर भी आधारित किया जा सकता है। उसका स्पष्टीकरण है कि पाठ्यचर्या के सभी विषयों का इनमें से किसी न किसी से अवश्य संबंध होता है। उन्होंने स्वयं पर्यावरण के महत्वपूर्ण मूल पहलू से संबंधित विषय सामग्री एवं क्रियाओं को संगठित करके इकाइयों का निर्माण किया था। इस प्रकार की इकाइयों का सर्वप्रथम प्रयोग मॉरिसन महोदय ने ही किया था, इसलिए इस प्रकार की इकाइयों को मॉरिसन इकाई भी कहते हैं। इस प्रकार की इकाई जीवित इकाइयाँ होती हैं और इससे बच्चों को वास्तविक जीवन संबंधी ज्ञान होता है। अनुभवों से संबंधित इकाइयाँ। ये वे इकाइयाँ हैं जो छात्रों के अनुभवों पर आधारित होती हैं। इस प्रकार की इकाइयों को भी उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है:
छात्रों की रुचि पर आधारित इकाइयाँ। यह इकाइयाँ छात्रों की विभिन्न रुचियों पर आधारित होती हैं। इनमें बच्चों की रुचियों के अनुकूल क्रिया का चुनाव होता है और फिर इन क्रियाओं के माध्यम से यथा ज्ञान एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। हम जानते हैं कि समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं को बच्चों की रुचियों से संबंधित नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रकार की इकाइयों द्वारा ना तो सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, ना ही सिखाया जा सकता है। छात्रों के उद्देश्यों पर आधारित इकाइयाँ। यह देखा गया है कि जिनका संगठन बच्चों के उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न विषयों का जो ज्ञान आवश्यक होता है एवं जिन क्रियाओं के में प्रशिक्षण आवश्यक होता है, उन सबको एक इकाई का अंग बनाया जाता है। यह इकाइयाँ सिद्धांततः बहुत अच्छी होती हैं, परंतु इनका निर्माण करना सरल नहीं होता। छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित इकाइयाँ। प्राय छात्रों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, वह उनकी पूर्ति में रुचि लेते हैं। उनकी पूर्ति करने में जो ज्ञान दिया जाना संभव हो एवं जिन क्रियाओं का प्रशिक्षण संभव हो, उनका संगठन करने से जो इकाइयाँ बनती हैं वह इस वर्ग में आती हैं। यह इकाइयाँ अपने में अच्छी तो होती हैं, परंतु इस प्रकार की इकाइयों में भी बच्चों को वह सब नहीं सिखाया जा सकता जो उनको जानना आवश्यक होता है। जेम्स माइकल ने प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 2 प्रकार की इकाइयों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं। इकाई, शिक्षण इकाई और संसाधन इकाई। शिक्षण इकाई। शिक्षण इकाई का संबंध अध्यापक से होता है। इसका निर्माण एवं उपयोग अध्यापक द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता से वह पाठ्यवस्तु का शिक्षण करता है। इस प्रकार यह एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। संसाधन इकाई। संसाधन इकाई अध्यापक को उसकी शिक्षण इकाई को संवर्धित या समृद्धशाली करने में सहायता प्रदान करती है। यह अध्यापक का पथ प्रदर्शन करके उसकी सहायता करती है। इस प्रकार शिक्षण की अपेक्षा संसाधन इकाई अधिक व्यापक होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न संसाधनों, उदाहरणार्थ संदर्भ ग्रंथ, समस्या क्षेत्रों, विधियों एवं प्रविधियों, सहायक सामग्री, छात्रों की रुचि एवं आवश्यकता, उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु प्रविधियां, प्रयोग आदि को अधिक महत्व दिया जाता है तथा विस्तृत उल्लेख किया जाता है। इकाई योजना के उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। विषय वस्तु को जीवनोपयोगी तथा अधिक व्यवहारिक रूप प्रदान करना। विषय वस्तु पर आधिपत्य या पारंगति प्रदान करना। दूसरा, बालकों को सीखने के अधिक अवसर प्रदान करना। तीसरा, छात्रों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु का संगठन करना। नेक्स्ट, विभिन्न इकाइयों के आधार पर शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन की प्रविधियों का निर्धारण करना। इकाई शिक्षण के उपरांत प्रत्येक इकाई के लिए बालकों की उपलब्धि का मूल्यांकन अर्थात इकाई परीक्षण करना। किसी समस्या, सिद्धांत, नियम, प्रत्ययों अथवा सूत्र पर केंद्रित विषय वस्तु को विभिन्न उपखंडों में बांटना। गृह कार्य तथा अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। इकाइयों के आधार पर दैनिक पाठ्य योजना को आधार प्रस्तुत करना। और लास्ट वाला है, बालकों को समग्र या पूर्णकारवाद पर आधारित ज्ञान प्रदान करना। इकाई योजना के निर्माण के सिद्धांत। इकाई योजना मुख्य रूप से निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। इकाई का सिद्धांत। दूसरा, रुचि का सिद्धांत। तीसरा, विकास का सिद्धांत। चौथा, गतिशीलता का सिद्धांत। पांचवा, संगठन का सिद्धांत। क्लॉसमियर ने इकाई योजना बनाने के 4 सिद्धांत बताए हैं। पहला, इकाई योजना लचीली होती है। दूसरा, संसाधन इकाई सहयोग से बनाई जाती है।
तीसरा, शिक्षण अधिगम की योजना सीखने की सर्वोपरि दिशा प्रदान करती है। चौथा, प्रतिदिन की योजना द्वारा इकाई का क्रियान्वयन किया जाता है। उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही इकाई योजना का निर्माण करना चाहिए। इकाई निर्माण के सिद्धांत। पाठचर्या को उपयुक्त इकाइयों में विभाजित करना कोई सरल कार्य नहीं है। इकाई का निर्माण करते समय अध्यापकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। इन्हें ही लोग इकाई निर्माण के सिद्धांत कहते हैं। प्राप्त समय एवं सामग्री का ध्यान। इकाई का निर्माण करते समय उपलब्ध समय, विद्यालय की स्थिति, साधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता आदि का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसका पूरा करना संभव हो। दूसरा, बच्चों की रुचि, रुझान और आवश्यकताओं का ध्यान। इकाई का निर्माण करते समय बच्चों की रुचि, रुझान एवं आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, बच्चों के भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का ध्यान। इकाई बच्चों की भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। इकाई ऐसी होनी चाहिए जिससे सामाजिक व्यवहार में पूर्ण किया जा सके। इनमें सामाजिक महत्व के कार्यों का विशेष ध्यान देना चाहिए। इकाई की समझ, सामग्री एवं क्रियाओं में तार्किक संबंध। पूरी पाठ्य सामग्री एवं क्रियाएं इस प्रकार की इकाइयों में संगठित होनी चाहिए जिनका एक दूसरे से तार्किक संबंध हो। कोई भी इकाई दूसरी इकाई के विकास के लिए आधार होनी चाहिए। इकाई का लचीलापन। इकाई लचीली होनी चाहिए, जिसमें थोड़ा हेर फेर करके उसे विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रयोग किया जा सके। इकाई की समझ, सामग्री एवं क्रियाओं में सहसंबंध। किसी एक इकाई में जो ज्ञान अथवा क्रियाएं संगठित की जाएं, उनमें आपस में संबंध होना चाहिए। छात्र और विद्यालय दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति। इकाई ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों में, विद्यालय दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इकाई योजना के चरण। इकाई पद्धति में निम्नांकित 5 प्रमुख चरण होते हैं। पहला, संभावित लक्ष्यों का निर्धारण। इकाई द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले ऐसे उचित और उपयोगी लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं जो छात्रों की आयु और सामर्थ्य के अनुरूप हों। शिक्षक छात्रों से चर्चा करके यह उद्देश्य निकलवा लेता है और उन्हें श्यामपट्ट पर लिख देता है तथा छात्रों को अपनी कॉपियों में टीप लेने के लिए कहता है, जिससे वे बराबर उसके उत्प्रेरणा के स्रोत बने रहें। दूसरा, अन्वेषण एवं आयोजन। पढ़ाई जाने वाली इकाई से संबंधित जो छात्रों को पूर्ण ज्ञान है, उसका अध्यापक प्रश्नों द्वारा अन्वेषण करता है ताकि वे अपने पूर्व ज्ञान और कौशल का इकाई में समुचित प्रयोग कर सकें। यह हरपट की पंचपदी के प्रस्तावना पद के समान है। तत्पश्चात उन क्रियाओं की सूची बनाने पर छात्रों से विचार विमर्श किया जाता है जिन्हें करना होता है। इसमें शिक्षक का मार्गदर्शन बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि छात्र बहुत सी ऐसी क्रियाओं को बता सकते हैं जो समय, स्थान और धन की सीमाओं के कारण संभव ना बन पड़े। इस सूची को व्यवस्थित कर प्रत्येक क्रिया की स्पष्ट परिभाषा कर ली जाती है। इससे छात्र भली भांति समझ लेते हैं कि किस क्रिया के अंतर्गत क्या करना है। सूची को लिखकर कक्षा में टांग दिया जाता है, जिससे सब छात्र उसे आवश्यकतानुसार देख सकें। छात्र चाहें तो उसे अपनी कॉपियों में भी लिख सकते हैं। क्रियान्वयन। सूची की क्रियाओं में से कुछ ऐसी होंगी जिन्हें छात्र समूहों में करेंगे, तो कुछ ऐसी जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से कर सकेंगे। अतएव अध्यापक को छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुसार समूह में बांट देना चाहिए, जिससे उनके उपयुक्त काम बांटने में सुगमता रहे।
पहली क्रिया अध्ययन होगी, जिससे इकाई के संबंध में अधिकाधिक नई सूचनाएं एकत्रित की जा सकें और समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इसके लिए पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं, स्रोत और संदर्भ ग्रंथ तथा दृश्य श्रव्य सामग्री आदि छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षक प्रत्येक छात्र या छात्र समूह को निर्दिष्ट कार्य देकर उसके संदर्भ साहित्य का भी निर्देश कर सकता है। छात्र इसे अध्ययन करके आवश्यक टिप्पणियां लिख लेते हैं, जिससे उनका उचित समय पर प्रयोग हो सके। दूसरी क्रिया सृजनात्मक होती है। इसमें रेखांकन, चित्रांकन, एकांकी या कथोपकथन लेखन अथवा दुकान निर्वाचन, बूथ या डाकघर बनाना, मूर्तिकला या मॉडल, चार्ट या मानचित्र, फोटोग्राफ्स या प्रतिरूप तैयार करना, समाचार पत्र और पत्रिकाओं से कतरने इकट्ठे करना, विशेष स्थानों पर जाकर सूचना एकत्र करना या रिपोर्ट लिखना तथा एकांकी या नाटक खेलना आदि क्रियाएं होंगी। तीसरी क्रिया भ्रमण और प्रेक्षण की होती है। इसमें छात्र विद्यालय के बाहर जाकर स्थानों तथा संसाधनों का निरीक्षण करते हैं, जैसे पंचायत घर, जेल या विद्युत प्रदाय, बाजार, सहकारी समितियां, नगर पालिका आदि की कार्य निष्पादन विधि अथवा सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया जाता है। इसकी योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए, जिससे कुछ छात्र को रिपोर्ट लिखने, कुछ को फोटोग्राफ लेने, कुछ को प्रेक्षण या अवलोकन करने का काम विधिवत बांटा जा सके। जब छात्र इन क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं तो शिक्षक उनका पर्यवेक्षण और प्रोत्साहन किया करता है, प्रकृति को आंकता रहता है तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करता रहता है। आवश्यक होने पर वह पूरी कक्षा को एकत्रित करके संवेद रूप से विचार विमर्श भी कर सकता है। ऐसा करना उस समय बड़ा आवश्यक होता है जब विभिन्न छात्र समूह के कार्यों में समायोजन बिगड़ जाए या वे भटक जाएं, ऐसा जान पड़े। इस चरण में सबसे अधिक समय लगता है। चौथा है चरमावस्था या क्लाइमैक्स। इस चरण में 8 पाठ के समापन की क्रिया की जाती है। इसमें सब छात्र और पूरी इकाई का कार्य अंतर्ग्रस्त हो जाता है। इसमें छात्रों को अपने अधिगम की संपन्नता की अनुभूति होनी चाहिए। इस चरण में वे सब अपने कार्यों पर चिंतन करते हैं और उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। इसके लिए निम्नांकित में से कोई भी आयोजन जो इकाई के अनुरूप हो किया जा सकता है। पहला, कक्षा प्रदर्शनी, जिसमें सब सामग्री, रिपोर्ट, लेखन आदि एक तरतीब से रखा जा सकता है, जिससे दर्शक समझ सकें कि इकाई में क्या अध्ययन हुआ है। नाटक या प्रदर्शन, पूरी इकाई का छात्र अभिनय या प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं। भाषण या वर्णन, छात्र इकाई की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित व्याख्यान दे सकते हैं या रोचक वर्णन कर सकते हैं। इकाई में बनी फिल्म स्टिक या स्लाइड को दिखाया जा सकता है। अन्य कोई या आयोजन किया जा सकता है जिससे इकाई की प्रमुख क्रियाओं का सारांश आ जाए। अगर आपको यह वीडियो रोचक एवं ज्ञानात्मक लगा हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं। दूसरों से शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन। अंत में इकाई के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। परिणाम प्राय 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरे कुछ आदतें और रुचियों का निर्माण होता है और तीसरे कुछ मूल्य बनते हैं। इसमें से केवल पहले का ही यथाविधि मूल्यांकन हो पाता है। अन्य 2 का कोई लिखित परीक्षण संभव नहीं है। अतएव उनके मूल्यांकन के लिए कोई और विधि का प्रयोग करना चाहिए। उनके लिए रुचि अन्वेषिका निर्माण की जा सकती है।
छात्रों ने क्रियाओं का संपादन में रुचियां और आदतें दर्शाई हैं। सूचनाओं और सामग्री के एकत्रीकरण में जिन मूल्यों पर बल दिया है उनका प्रेक्षण शिक्षक कर सकता है और उसके आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। Thank you very much for patiently watching the video and don't forget to subscribe.